बात करेंगे और सबसे पहले बात मैट्रिक के रिजल्ट की होगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 जारी हो चुका है और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल भी बिहार बोर्ड ने मार्च में रिजल्ट घोषित करने का रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। देखिए 2026 में पास प्रतिशत 81.79 रहा। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन ने 492 यानी कि 98.4% संयुक्त रूप से अंक प्राप्त करते हुए पहला स्थान हासिल किया। दोनों ही लड़कियां बिहार स्टेट टॉपर बन चुकी हैं। बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में इस साल भी बेटियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में बेहतर है। बिहार बोर्ड 10वीं की टॉपर पुष्पांजलि कुमारी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा और बताया कि रोजाना वो 15 घंटे पढ़ाई करती थी, जिसके बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की है, जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया के हालात से दुनिया भर में पैदा हुए हालत को लेकर बात की है। मन की बात की शुरुआत इसी बात से उन्होंने की और पीएम मोदी ने अपने 132वें एपिसोड में कहा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। कोरोना जैसे विकट स्थिति में हम लड़कर बाहर निकले, इससे भी हम पार पा जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, वो देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं लोगों से जागरूक रहने के साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करता हूं। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। और वहीं असम दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनी है और पीएम की मन की बात सुनने के बाद नितिन नवीन ने कहा कि पीएम मोदी ने वैश्विक स्थिति को जनता के सामने रखा है। सरकार लोगों की हर जरूरतों की चिंता करती है। स्तर पर जो स्थितियां हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से जो कहा है कि आज देश पूरी तरह से सामान्य स्थिति में है और लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सरकार उनके हर चीजों की जरूरतों की चिंता कर रही है। और वहीं मुंगेर दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर में करीब 6 करोड़ की लागत से बनने वाले आधुनिक बस अड्डे का शिलान्यास किया है और इसके साथ ही ग्रामीण सड़कों सहित कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के साथ ही तारापुर का भी विकास हो रहा है और इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बस स्टैंड बन जाए, बस स्टैंड के लिए विस्तार से बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ नगर में भी कई योजनाएं आज स्वीकृत की गई है। ग्रामीण सड़क का भी काम जो तारापुर और खड़गपुर अनुमंडल में, दोनों अनुमंडल में हो रहा है, उसके काम को भी शुरुआत किया। और वहीं सासाराम में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने वैश्विक संकट के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद देश में हालात नियंत्रित है, तेल कीमतों पर भी संतुलन है। उन्होंने सभी दलों से एकजुट होकर स्थिति का सामना करने की अपील की है
और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर का भी जिक्र किया। आज की परिस्थिति में जो धैर्य के साथ काम करना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। अब किसी चीज की किल्लत नहीं है, तो चाहे तेल की हो चाहे गैस की हो, लेकिन कुछ लोग इसको दर्शाते हैं कि बहुत किल्लत है, और वहां से आने पर, भारत में आने पर कोई रोक भी नहीं है कहीं से। अब भारत के लिए चूंकि सभी देशों से अच्छा संबंध है, तो सब जगह से इसकी आपूर्ति हो रही है। कोई किल्लत आने वाले समय में नहीं होने वाली है। इन्होंने देश को आश्वस्त किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, ये बड़ी खुशी की बात है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं पटना से। ये बड़ी जानकारी, बिहार को 11 नए आईएएस ऑफिसर मिल रहे हैं और 2025 बैच के ये सभी आईएएस ऑफिसर हैं। 2025 बैच के सभी आईएएस ऑफिसर अप्रैल में बिहार में ये ज्वाइन भी कर लेंगे। और आपको बता दें कि 11 में से 4 ऑफिसर बिहार के ही रहने वाले हैं। सभी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। बिहार में कम होगी आईएएस ऑफिसर की कमी। और वहीं छपरा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसाढ़ी गांव स्थित पंचायत भवन में एक कार्यपालक सहायक के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान गरखा निवासी प्रियंका कुमारी के रूप में की गई और घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि प्रियंका कुमारी ने पंचायत भवन में फांसी लगाकर अपनी जान दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया। इधर मृतका के भाई ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रियंका की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश हुई है। उन्होंने मृतका के पति पर संदेह जाहिर किया, जो हाजीपुर में रेलवे विभाग में कार्यरत है। परिजनों ने कहा कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, मामला तलाक तक पहुंच चुका था। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा। ये कल घर से 9 बजे गई थी ड्यूटी, और ये ड्यूटी करके घर वापस नहीं लौटी है। ये बोली कि हम आ जाएंगे 5 बजे, उसका बेटा का स्कूल में रिसेप्शन था, तो बोली कि आ जाएंगे उसमें, तो नहीं आ पाई। हम लोग उसी तरह हम लोग घर से देखें तो पूरा खोजने लगे उस समय कि इसका फ़ोन भी लग रहा था, कोई उठा नहीं रहा था फ़ोन। आज सुबह नहीं, पूरा रात भर वहीं पे जाकर देखें, लेकिन आज देखें कि लोकेशन वहीं दिखा रहा था, तो जाकर ऑफिस में जाके देखे तो उसी में किसी ने मार कर लटका दिया था। कैसे लग रहा है कि मार के लटकाया गया? क्योंकि जो रस्सी में लटकाया गया था, न्यू रस्सी है, ये तो घर में भी फांसी लगाना होता तो लगा सकती थी। किससे कोई विवाद इसका हस्बैंड से था। बच्ची तो बहुत हिम्मती थी, और उसके मैंने इसकी हिम्मत के देखकर हम लोग यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आत्महत्या नहीं कर सकती। इतना बोल्ड, और पढ़ने में हर काम में जो इतना न तेज थी कि आत्महत्या के बारे में तो हम लोग सोच ही नहीं सकते। हम लोग यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस पर सही जांच हो। और वैशाली से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। रुस्तमपुर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। सुकुमारपुर दियारा में अवैध शराब भट्टियों पर छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 12 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। शराब बनाने के उपकरण और सामग्री भी यहां पर नष्ट की गई। पुलिस पहुंचने से पहले तस्कर मौके से फरार हो गए। फरार आरोपियों की तलाश में लगातार टीमें लगी हुई हैं और अभियान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। उत्पाद विभाग की टीम ने लग्जरी कार से शराब की खेप बरामद की है। शराब के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। स्टेशन से लाई गई विदेशी शराब की खेप को पुलिस ने जब्त किया है। लग्जरी कार से डिलीवरी की तैयारी हो रही थी और मोती झील से अहियापुर तक हाई वोल्टेज पीछा हुआ। उत्पाद विभाग की गाड़ी को उड़ाने की कोशिश की गई। बाल उत्पाद विभाग की टीम बची और घिरते देखते हुए गाड़ी छोड़कर तस्कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने कार को जब्त करते हुए जांच शुरू की। प्राप्त हुई कि ट्रेन के माध्यम से विदेशी शराब को मुजफ्फरपुर स्टेशन लाकर उसको एक 4 पहिए वाहन से अन्यत्र ले जाने के फिराक में अपराधी हैं। मतलब इस सूचना पर हम लोग जब उस कार की तलाशी लिए, जिस कार का नंबर BR06AZ8399, तो मोती झील के पास से हम लोग उस कार का पीछा करना शुरू किए और मेडिकल के पास कार चालक खुद कार को छोड़कर
भागने में हालांकि हम लोग उसका पीछा किए लेकिन पकड़ में नहीं आ सका। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने जमशेदपुर से रख रहे हैं। जमशेदपुर के गोलमुरी बाजार में झड़प की तस्वीरें दिखी। आपस में भिड़े अखाड़ा समिति के लोग, ये जानकारी मिल रही है। और श्री गोलमुरी बजरंग अखाड़ा से जुड़े दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद लाठी डंडों, कुर्सी और तलवार तक पहुंच गई। इस झड़प में महिलाएं समेत कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। विवाद का कारण अखाड़ा के लाइसेंस के पूर्व धारक स्वर्गीय कालीचरण की तस्वीर को हटाए जाने को लेकर हुआ। जब इस पर आपत्ति जताई गई, पूछताछ की गई तो मंदिर कमेटी के कुछ सदस्यों के साथ विवाद हो गया और इसके बाद अपनी ही अखाड़ा समिति के सदस्य आपस में भिड़ते हुए दिखे। हिंसक झड़प यहां पर दिखी है। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस मौके पर पहुंची, मामले को शांत करा लिया गया है और घायल लोगों को एमजीएम भेजा गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में एफआईआर दी है। गोलमुरी बजरंग अखाड़ा मेरे दादाजी का स्थापित है। उनका मैं वहाँ का लाइसेंसी हूँ आलोक प्रसाद। मेरे दादाजी का वहाँ फोटो लगा हुआ था जिसको हटा दिया गया था। किसके द्वारा? तो पता नहीं, कोई अननोन आदमी हटा दिया गया। जब उसका हम लोगों ने खोजबीन चालू किया, जब हम लोगों ने प्रोसेसन अपना निकाल करके विसर्जन करके आ गया, जब उसका मेरे दादाजी का फोटो खोजा गया तो दादाजी का फोटो वहाँ नहीं पाया गया। जब हम लोगों ने उसकी जानकारी लेने की कोशिश की गई कि दादाजी का फोटो गया कहाँ है, तो उसी के चलते यहाँ पर में इतना मारपीट हुआ है। और कोडरमा से अब खबर, जहां जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। पिछले 4 दिन में तीसरी मौत ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है। ताजा घटना मरकच्चो प्रखंड के जामू गांव की बताई जा रही है, जहां पर महुआ चुनने गई 55 साल की सीता देवी को हाथियों ने कुचलकर उनकी जान ले ली। जानकारी के अनुसार सीता देवी अन्य महिलाओं के साथ जंगल के पास महुआ चुनने के लिए गई थी। अचानक जंगल में हाथियों को देखकर सभी महिलाएं वहां से भागने लगी, लेकिन सीता देवी भागने में असफल रही और इसी दौरान एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया, जिससे कि उनकी मौके पर ही जान चली गई। इससे पहले कोडरमा प्रखंड के मरियमपुर और बोनाकाली इलाके में हाथियों ने 2 लोगों की जान ली थी, जबकि जरी टांड और ढेबुआ डी में 5 मवेशियों को भी कुचलकर मार डाला था। इन घटनाओं के बाद से ग्रामीणों और वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। और चलिए अब बात कैमूर की करते हैं, जहां पर भभुआ में नकली पानी बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर ददरा रोड स्थित धीरज इंटरप्राइजेज में छापेमारी की गई, जहां पर क्लियर ब्रांड के नाम पर क्लियर प्लस कॉपर नाम से नकली पानी तैयार किया जा रहा था। छापेमारी में 60 से 70 लाख रुपए का माल बरामद हुआ। बड़ी मात्रा में बोतल स्टिकर भी बरामद किए गए। पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री को सील करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पे हम लोग क्लियर वाटर से आए हुए हैं। कंपनी नेम है एनर्जी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ब्रांड नेम है क्लियर प्रीमियम वाटर। उसका डुप्लीकेट यहाँ पे कॉपी किया जा रहा था और मार्केट में ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा था। जो हमारी ओरिजिनल ब्रांड थी उसको दबा के ये अपना डुप्लीकेट माल बेच रहे थे। ये 1 साल पहले हमें जानकारी मिली थी। उसका हम लोग एफआईआर फाइल किए थे दिल्ली कोर्ट में। तो 1 साल बाद ये ऑर्डर आया सील करने के लिए, तो हम लोग आज भभुआ थाना के सपोर्ट से इस प्लांट को सील किया है। और वहीं पटना म्यूजियम में गहनों की एक खास प्रदर्शनी लगी है और इसमें पुराने समय के गहने दिखाए गए। इस प्रदर्शनी से पता चलता है कि पहले लोग कैसे गहने पहनते थे, उनका जीवन कैसा था। 17वीं ईसा पूर्व के गहनों से लेकर उससे भी पहले के गहनों को यहाँ पर देखा जा सकता है। ये प्रदर्शनी हमें पुराने समय और संस्कृति और जीवन के बारे में जानने का मौका देती है। और बिहार से गुजरात जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने बिहार को 3 नई ट्रेनों की सौगात दी है। पटना अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस, पटना राजगीर एक्सप्रेस और सहरसा जमालपुर मेमू को मंजूरी मिल चुकी है। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड की तरफ से ये फैसला किया गया। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से न केवल लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि लोकल कनेक्टिविटी में भी बड़ा सुधार होगा। बिहार को 3 नई ट्रेनों का जो है वो सौगात दिया है। पहली ट्रेन जो है वो अहमदाबाद से पटना के बीच में है। दूसरी ट्रेन जो है वो पटना से राजगीर जो है चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन, और तीसरी ट्रेन जो है वो सहरसा से जो है जमालपुर के बीच में चलेगी। बताते चले
कि पटना से अहमदाबाद जो ट्रेन चलेगी वो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलेगी। इसके अलावा राजगीर से पटना भी जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन चलने की जो है वो जानकारी दी गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से। और तीसरी ट्रेन जो है वो सहरसा जमालपुर के बीच में ये मेमो ट्रेन चलेगी। उसके बारे में जो जानकारी है वो यही है कि ये तीनों ट्रेन की जो शुरुआत है वो जल्द होने वाली है। और बताते चले कि इन ट्रेनों के रूट और टाइमिंग की जानकारी जो है वो साझा की गई है। रेलवे बोर्ड के अनुसार 21/905 अहमदाबाद पटना अमृत भारत जो है वो बुधवार को शाम 6 बजे जो है अहमदाबाद से खुलेगी और गुरुवार रात जो है 12:30 बजे पटना पहुंचेगी। वहीं वापसी में ये ट्रेन जो है 21/906 पटना अहमदाबाद अमृत भारत जो है वो शुक्रवार को रात 10:30 बजे खुलेगी और रविवार को सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। 13:354 पटना राजगीर पटना से सुबह 9:20 में खुलेगी और दोपहर 12:45 बजे राजगीर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन जो है 13:353 राजगीर पटना राजगीर से शाम 3:10 में खुलेगी और पटना शाम 6:45 बजे पहुंचेगी। इसी तरह से 3,398 सहरसा जमालपुर जो है वो सहरसा से सुबह 5:15 बजे खुलेगी जो सुबह 8:05 बजे जमालपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में ये ट्रेन जो है 63,97 जमालपुर सहरसा मेमो जमालपुर से रात 9:45 बजे खुलेगी और रात 1 बजे जो है वो सहरसा पहुंचेगी। तो कह सकते हैं कि इन ट्रेनों का प्रचालन जो है वो जल्द शुरू होने वाला है और इसको लेकर के तारीखों का ऐलान जो है वो जल्द रेलवे के तरफ किया जाएगा। फिलहाल इन ट्रेनों के जो है वो स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। अमित माथनी पटना। और वहीं रामनवमी के महापर्व पर हजारीबाग शहर पूरी तरीके से भक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आया। अपनी अनूठी परंपरा के लिए देश भर में प्रसिद्ध हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी का मुख्य आकर्षण यहां का भव्य जुलूस होता है, जो कि नवमी के बजाय दशमी को निकाली जाती है। लगातार 48 घंटे तक चलने वाले इस आयोजन में 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, जहां युवा पारंपरिक हथियारों लाठी डंडों के साथ अपनी कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं। जुलूस में महिलाएं भक्ति गीतों पर झूमती और नाचती हुई नजर आती हैं। जय श्री राम के उद्घोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है और इस साल शहर के जुलूस मार्ग पर 100 से अधिक झांकियां शामिल हो रही हैं, जिनकी निगरानी अब जीपीएस और ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है। पूरे आयोजन पर नजर रखने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के साथ साथ विशेष रामनवमी मंच से भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हाईटेक व्यवस्था के साथ ही इस बार श्रद्धालुओं को न सिर्फ भव्यता बल्कि बेहतर प्रबंधन का भी अनुभव मिल रहा है। और वहीं खूंटी के मुरहू में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पूरे दिन स्थिति संवेदनशील बनी रही। प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से बात की है। शांति बनाए रखने की अपील की गई। हालात को संभालने के लिए लगातार समझाने बुझाने का प्रयास हो रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। और देखिए, खूंटी के मुरहू में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच तनातनी अब सियासी रंग लेते हुए भी नजर आ रही है। इस घटना को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मामले में सीधे तौर पर बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस पर निशाना साधा है, तो बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सत्ताधारी दलों को राजधर्म की याद दिलाई है। प्रशासन सफल रहा तभी तो कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लोगों ने कोशिश किया तनाव पैदा करने का, और लोग नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, आरएसएस के लोग उसमें शामिल रहते हैं पूरे झारखंड में। चूंकि इनका संगठन कमजोर हो चुका है, ये राजनीतिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, तो ये सब जो मौका है रामनवमी का या अन्य पर्व त्योहार जो आते हैं उसमें ये तनाव भड़काते हैं, एक दूसरे के प्रति हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बेशर्म लोग राजधर्म भी भूल गए। राजधर्म होता है कि आप बिना तुष्टीकरण के अपने राज्य के सभी नागरिकों के हित का ख्याल रखें। साहब, ऐसा होता है हिंदू के पर्वों में अक्सर इस तरीके का व्यवधान होता है। चंदवा में व्यवधान हुआ, मुरहू में सांप्रदायिक तनाव हो गया, एक विशेष समुदाय को छूट दी जाती है। और डीजीपी काहे का ये सब करती हैं कि वो मीटिंग कर रही हैं, विजिट कर रही हैं, शांति समिति की बैठक, कुछ नहीं होगा, एक पत्थर भी नहीं चलेगा। और देखिए क्या हो गया झारखंड में। तो ये सरकार जब तक तुष्टीकरण करेगी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। सड़क हादसों में 2 युवक की जान जाने की खबर आ रही है। रांची से ये बड़ी जानकारी, जहां ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गया जिससे कि जान गई है। सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत की खबर। ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लिया गया। जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक टुकड़ों में बिखर गई। ट्रक भी अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। मृतकों की पहचान के साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। खूंटी में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बर्थडे पार्टी की खुशी मातम में तब्दील हो गई। सड़क हादसे में एक युवक की मौत की खबर है। बर्थडे पार्टी की खुशी कुछ ही पलों में मातम में तब्दील हो गई। खूंटी कोले बिरा स्टेट हाईवे पर 2 बाइक की टक्कर सड़क किनारे खड़ी एक ब्रेक डाउन ट्रक से हो गई और इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही जान चली गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी युवक बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे थे। और गुमला से खबर, जहां केओ कॉलेज के पास सड़क हादसे में रिटायर्ड बीएसएफ जवान चंद्रू गोप गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय घटी जब सामने से आ रही एक बाइक पर सवार 3 युवक लापरवाही और स्टंट करते हुए बाइक से टकरा जाते हैं। टक्कर इतनी भयंकर थी कि चंद्रू गोप सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई है। तीनों युवक भी घायल हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी को अस्पताल पहुंचाया।